हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पावलोव के सिद्धांत की सीमाएं या ये कहे पावलोव के सिद्धांत की आलोचनाओं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सीमाओं का ये तात्पर्य है कि किस सीमा तक वह सही है उसके बाद असफल हो जाता है। इसको सामान्यतः आलोचना करना ठीक नहीं होगा। सीमाओं का ये तात्पर्य है किस सीमा तक यह जो है अधिगम सफल है, उस सीमा के बाद वो असफल हो जाए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। हर चीज़ अपनी सीमा में ही, जैसे आदमी का नाक ही है, वो अपनी सीमा में रहती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है, वो सीमा से बाहर होती है तो ख़राब लगता है। होती तो है लेकिन अच्छा, सुंदर, कुरूप इत्यादि की बातें आ जाती हैं। तो यह सिद्धांत कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अच्छा सा रहता है, फिर उसके बाहर वह जो है यह सिद्धांत गलत सिद्ध होने लगता है या अप्रभावी हो जाता है। उसको हम लोग देखेंगे। पहला है अधिगम की व्यापकता। इन्होंने जैसे अगर कोई संकीर्ण कंडीशन है जहाँ पर कोई अन्य विकल्प या अन्य परिस्थिति असफल होती है, वहाँ पर तो इस अनुबंधन की उपयोगिता समझ में आती है। लेकिन अगर देखा जाए इस सिद्धांत की, तो अधिगम की व्यापकता, मनुष्य जो है प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक परिस्थिति में समय के साथ अनुभव से देख करके औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक इत्यादि सभी गतिविधियों के माध्यम से आदमी क्या है, सीखता रहता है। इन्होंने क्या किया था, अधिगम को सीखने की एक निश्चित परिस्थिति दी थी। अधिगम को सीखने की क्या दी थी, एक सुनिश्चित परिस्थिति दी थी। और जबकि अधिगम या शिक्षा या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर क्षेत्रों में इनका सिद्धांत सफल हो, हर क्रियाओं में सफल हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। कुछ विशेष परिस्थिति में ही यह सफल होते हुए या इसका पालन किया जा सकता है, यह इनकी आलोचना की जाती है या इस सिद्धांत की सीमाएं। दूसरा, अगर हम बात करें व्यक्तिगत योग्यता की उपेक्षा, जैसे जानवर है, जैसे कुत्ता पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसकी अपनी जो है व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता का वही मात्र संबंध जोड़ने तक ही है। अन्य क्रियाकलाप या अन्य गतिविधियों में वह स्वतंत्र नहीं है। क्या मनुष्य को उस तरह से किसी निश्चित कंडीशन में बांध करके उसको व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता इत्यादि का प्रयोग करने से रोकते हुए उसे सिखाया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, सोच समझ, तर्क, विचार, भावना, लक्षण, समझ इत्यादि के माध्यम से भी वह क्या करता है, सीखता है। जबकि इसका इन्होंने पूरी तरह से अपने सिद्धांत में क्या कर दिया है, उपेक्षा कर दिया है। इस सिद्धांत में क्या कर दिया है, इन्होंने उपेक्षा कर दिया है। यानी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, गुण, तर्क, विचार इत्यादि का इन्होंने कोई इसमें स्थान नहीं दिया है। तीसरा देखें, परिस्थितियों में संकीर्णता। इन्होंने जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रावधान किया है। कुत्ते को भी वो हर तरह से नियंत्रित करते हैं, उसके दिमाग को, उसके शरीर को, उसके गतिविधि को नियंत्रित करके वो सिखाते हैं। क्या संकीर्णता में ये मनुष्य क्या संकीर्णता में अपना विकास या कोई व्यवहार या कोई सही अनुक्रिया सीखेगा? ऐसा नहीं है। विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो विद्रोह नहीं कर पा रहा था। कुत्ता भी विद्रोह नहीं कर पाएगा, लेकिन मनुष्य में या अन्य जो समझदार जीव जंतु हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, कुछ अपनी मानसिक क्षमता अधिक रखते हैं, वो क्या करेंगे, उस परिस्थिति का क्या करेंगे, उस परतंत्रता या उस संकीर्णता का क्या करेंगे, विरोध कर देंगे। जबकि इनका सिद्धांत मात्र संकीर्ण परिस्थितियों के लिए सही है। व्यापक, व्यवस्थित और अनुकूल परिस्थितियों के लिए यह सिद्धांत उतना प्रभावशाली नहीं है। ये तीसरी इसके समय। चौथा देखें, अधिगम अस्थायी। ये देखा गया कि जो कुत्ते को जब उन्होंने घंटी बजने से ही जब उसको लार आने लगी, कुछ दिन में क्या किया गया कि भोजन नहीं आता था, घंटी बजाई जाती थी। तो जब घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं आता था, तो कुछ दिन के बाद वो क्या कर गया, भूल गया। यानी घंटी और भोजन के बीच में जो संबंध जुड़ा था, समान रूप से जो लार आने का, वह संबंध टूट जाता है। यानी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो हम अनुबंध जोड़ करके किसी चीज़ को सिखा देंगे वो जीवन पर्यंत बना रहेगा, ऐसा नहीं संभव है। इनके सिद्धांत को अगर देखा जाए सीमाओं को, ऐसा नहीं है। वह अगर स्थिति बदलती है, वो परिणाम बदलता है, वो व्यवहार बदलता है, तो अधिगम भी क्या होता है, अस्थायी हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। यह भी इसकी सिद्धांत की सीमाएं या कमियां पाई गई।
पांचवा है व्यवहार में अधिक उपयोगी नहीं है। हर व्यवहार में हर तरह से कंडीशन उत्पन्न कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। ये व्यवहार के कुछ निश्चित क्षेत्र में कोई निश्चित व्यवहार के लिए हो सकता है और एक ही व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। सभी क्षेत्रों में कंडीशन उत्पन्न कर दिया जाए, संभव नहीं है। यानी व्यवहार में यह सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी नहीं है सीखने के दृष्टिकोण से। कहाँ कहाँ अनुबंध जोड़ेंगे आप, कहाँ कहाँ आप आदमी को परवश करके एक निश्चित व्यवहार कराएंगे? क्योंकि आदमी जब तक स्वयं अपने गति स्वभाव इत्यादि से न सीखना चाहे तब तक कहाँ सिखाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है, यह व्यवहार में अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि एक ही व्यवहार का विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्वरूप होता है, विभिन्न स्थितियां होती हैं और एक ही व्यवहार की विभिन्न स्थितियों के अनुसार आप कंडीशन उत्पन्न कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। अतः इसलिए व्यवहार में अधिक उपयोगी नहीं, इसलिए सिद्धांत की आलोचना या सीमाएँ कही जाती। छठा है समायोजन अनुबंधित नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि जैसे कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर आदमी कोलाहल के बीच में रहता है तो धीरे धीरे वहाँ उसका स्वभाव बन जाता है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब बताइए, प्रकृति में आदमी समायोजित होता है और न कि उसको हम अधिगम से जोड़ दें। क्या वो सम शांत जगह जाता है तो क्या वो खोजता है कि यहाँ भी हल्ला हो तब हमको नींद आएगी? ऐसा तो है नहीं। सम शांत अगर अनुबंधन पक्का होता, उन्होंने कहा था कि जैसे आदमी कोलाहल के जगह स्थानों पे या रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं रहता हो तो बार बार हल्ला होते होते उसका स्वभाव बन जाता है, हल्ला से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि जो कोलाहल है वो अप्राकृतिक है, नींद आना प्राकृतिक है। तो उस परिस्थिति में भी वो सो जाता है। यानी अप्राकृतिक उद्दीपन का प्राकृतिक अनुक्रिया के साथ संबंध बन जाता है। इन्होंने एक उदाहरण दे करके कहा था। अगर इसको ध्यान से आप देखें तो क्या वह व्यक्ति किसी शांत स्थान पर आप ले जाएंगे तो वो कहता है कि हल्ला करो तब हमको नींद आएगी? नहीं। सम शांत वाले स्थान पर ले जाएंगे तब भी उसको नींद आएगी। तो इनका जो ये कहनाम था कि समायोजन अप्राकृतिक जो है अप्राकृतिक उद्दीपन का प्राकृतिक अनुक्रिया के साथ संबंध होता है। यानी कोलाहल अप्राकृतिक है और नींद अप्राकृतिक अनुक्रिया है, इसका संबंध बन गया। तो वह व्यक्ति दूसरे स्थानों पे जाता तो वह भी वहाँ कहता है ना कि हम यहाँ पर हल्ला होगा तब हमको नींद आएगी, ऐसा वो नहीं कहता, बल्कि उस परिस्थिति में भी उसको क्या होती है, यानी प्राकृतिक शांत वाली स्थिति में भी उसको प्राकृतिक रूप से नींद आ जाती है। तो इन्होंने ये कहा, उसको इन्होंने क्या कहा, अनुबंध का नाम दिया, जबकि वास्तव में उसको बोलते हैं समायोजन। यानी समायोजन अनुबंध नहीं होता है, समायोजन उसको वो होता है परिदेश काल वातावरण के अनुसार अपने आप को ढल जाना समायोजन कहलाता है, जबकि उस समायोजन को उन्होंने अनुबंध का नाम दिया है। यह भी इनके सिद्धांत की कमियां कही जाती है। 8वां 7वां देखें, परिणाम का निर्धारण ठीक नहीं है। आप ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा प्राकृतिक उद्दीपक यानी भोजन, अप्राकृतिक उद्दीपक यानी घंटी, इन दोनों में उन्होंने कहा कि कम से कम 5 सेकेंड का अंतर रहे तो अनुबंध बन जाते हैं, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ दोनों जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ क्या करते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। यानी घंटी, भोजन और बेल, इन दोनों क्या है, प्राकृतिक रूप से किससे जुड़ जाते हैं, लार से आदि, यानी प्राकृतिक अनुक्रिया यानी लार से जो आती है और ये लिखते हैं। जैसे भोजन से लार आ रही है, बाद में घंटी से लार आने लगती है, ठीक है। यानी ये जो है बाद में किससे जोड़ दिया, इन्होंने घंटी से जोड़ दिया। आप ये बताइए, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि भोजन और घंटी के बीच में 5 सेकेंड का हर परिणाम को आप निर्धारित कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने जबकि ये अनुबंध जोड़ने के लिए कम से कम 5 सेकेंड की बात की थी, 5 सेकेंड की बात की थी। इसलिए परिणाम हमारे बस में नहीं होते, हम अनुक्रिया या गतिविधियों को कर सकते हैं। परिणाम सबका 5 सेकेंड या अनुबंध के लिए सबका समान समय हो, ये संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि सबके लिए सुनिश्चित हो समय कि इतना ही आप कर सकेंगे। ऐसे हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, हर कुत्ते का भी अपना अलग अलग। जो तेज कुत्ता होगा उसको तो और देर से भी मिलता भोजन तो भी उसको लार आती, यानी हर कुत्ते में भी तो अलग अलग मानसिक क्षमता होती है। तो लेकिन इन्होंने कहा था कि इसके बीच में जितना समय कम रहेगा, परिणाम को इन्होंने नियंत्रित करने की बात कही थी, जो गलत है, क्योंकि परिणाम को नियंत्रित करना हर जगह के लिए उचित नहीं है, या कोई भी व्यक्ति परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, कार्य को नियंत्रित कर सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पावलोव के सिद्धांत के अंतर्गत क्या सीमाएं हैं या इनकी क्या आलोचनाएं हैं। आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।